चौधरी साहब से जुड़ा हुआ किस्सा या कोई ऐसा वाक्य जो आपको आज भी बहुत ज्यादा याद आता हो? हमें तो पल पल याद आती है। इतना समय तो हमारा अपने पिताजी के साथ भी कुछ। जी और मैं मानता हूँ चौधरी चरण सिंह गांधीयन फ्रेमवर्क के निर्माता थे जी और नेहरू जो थे वो वेस्टर्नाइज्ड और प्रो सोवियत जो पॉलिटिक्स थी, इकोनॉमिक्स की, उसके थे। तो चौधरी साहब हमको प्रभावित करते नहीं। चौधरी साहब स्वभाव से समाजवादी थे, ठीक है, लेकिन वो लेवल नहीं लगवाते थे समाजवाद का। उनके चारों तरफ समाजवादी थे। गांव कॉलोनी बन गए थे शहरों की जी और हिंदुस्तान कॉलोनी बन गया था ब्रिटिश। तो जितने नेचुरल रिसोर्सेज थे सब खत्म हो चुके थे। जातिवादी वो हैं जो उन पर जातिवादी होने का आरोप लगाते हैं, क्योंकि जो एक संस्थागत ढांचा था कई सौ वर्षों का, जी चौधरी चरण सिंह ने उस पर प्रहार किया, अंबेडकर ने उस पर प्रहार किया, कर्पूरी ठाकुर ने प्रहार किया। एक तो चौधरी साहब का राष्ट्रीय राजनीति में आना बहुत देर से हुआ जी। वो 74 के बाद ही आए। उस समय तक मोरारजी भाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। चौधरी साहब पहले जन आंदोलनों के पक्षधर्मी नहीं थे बल्कि खिलाफ थे। फिर एक माया त्यागी कांड हुआ था जी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें उन्होंने हमें तिलक लगा के खुद जेल भेजा था। चौधरी साहब के जीवित रहते हुए चौधरी देवीलाल हों, कुंभाराम आर्य हों, प्रकाश सिंह बादल हों, उसको भी मैं अपनी सेक्ट का मानता हूँ जी, सभी चौधरी साहब के साथ थे। कोई किसान यूनियन नहीं थी। अच्छा, वामपंथी और चौधरी चरण सिंह की जो किसान नीति थी, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या था? ये घड़ी है जी, ये 5,000 रुपए की है, क्या 4900 रुपए की कोई दे सकता है क्या? नहीं। इसकी एमआरपी तय है तो किसान की भी एमएसपी तय है। उससे कम पे अगर कोई लेता है तो सरकार को कानून बनाना चाहिए, को अपराध होगा। तो त्यागी जी, एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन अगर दे दें। नहीं, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूँ। जो पहले संयुक्त मेरठ जनपद था, फिर बाद में गाजियाबाद बना, उसके पास के गांव मोरटा का मैं पैदा हुआ हूँ। और छात्र जीवन में मैं बहुत सक्रिय था, उसमें हिस्सा लेता था। उस समय समाजवादी आंदोलन जो था, छात्रों में बहुत एक्टिव था, समाजवादी युवजन सभा के नाम से। मेरठ में सतपाल मलिक उसी आंदोलन के नेता थे, गाजियाबाद में राजेंद्र चौधरी थे, मैं था और काफ़ी लोग थे। और हमारा जो गैर कांग्रेसी राजनीति है उसके प्रति रुझान भी था। जैसे मैं एक चित्र आपको दूंगा, 1971-72 में भगत सिंह की मूर्ति, सरदार भगत सिंह की मूर्ति गाजियाबाद में हम लोगों ने स्थापित कराई थी नौजवानों ने। तो उनकी माता श्री बहन प्रकाशवती को, सरदार कुलतार सिंह, उनके साथ ही मेरा एक चित्र है। 1972 की बात है। 9 अगस्त 1974 को चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में लोक दल का निर्माण होता है कि वो कांग्रेस पार्टी की जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है और जो नेतृत्व है वो प्रधान के जरिए करेंगे। वो दिल्ली में हुआ था, तो उसमें मैं पहली बार पॉलिटिकली उसमें भर्ती हुआ जी। और उसमें बीजू पटनायक थे, उसमें पीलू मोदी थे, उसमें जयपुर की महारानी राजमाता थी, उसमें देवीलाल थे, कुंभाराम आर्य थे, चौधरी चांदराम थे, राजनारायण जी थे, कर्पूरी ठाकुर जी थे, रवि राय जी थे, चिमन भाई पटेल थे, किस किस के नाम लोग। और लगा था उस समय कांग्रेस पार्टी की निरंकुशता के खिलाफ और एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए चौधरी साहब प्रयत्नशील हैं। तो उसमें मैं पहली बार भर्ती हुआ जी। रहने वाला चूँकि पश्चिमी यूपी का हूँ, तो उनकी ख्याति से, उनके कार्यों से, उनकी ईमानदारी से, उनकी सादगी से, और चूँकि थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई में रुचि हो गई थी, तो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो नेहरू फ्रेमवर्क है वर्सेस जो गांधी फ्रेमवर्क है, और मैं मानता हूँ चौधरी चरण सिंह गांधीयन फ्रेमवर्क के निर्माता थे जी। और नेहरू जो थे वो वेस्टर्नाइज्ड और प्रो सोवियत जो पॉलिटिक्स थी, इकोनॉमिक्स की, उसके थे। तो चौधरी साहब हमको प्रभावित करते, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित उनकी सादगी और ईमानदारी ने किया। आज जब वो नहीं है
मुख्यमंत्री रहे यूपी के लखनऊ में, मकान नहीं। जी। देश के प्रधानमंत्री रहे दिल्ली में, मकान नहीं। बिल्कुल। गाजियाबाद में वकालत करी, वहाँ मकान नहीं है। मेरठ में वकालत करी, वहाँ मकान नहीं है। देश में दूसरा आप नेता बताइए जिसने इतनी सादगी भरी जिंदगी की हो। जी। तो उन्हीं से प्रभावित होकर के हम लोक दल में भर्ती हुए और युवा लोक दल एक संगठन बना था जिसमें आरिफ मोहम्मद खान उसके अध्यक्ष थे। जी। राजेंद्र चौधरी उसके पदाधिकारी थे, मैं भी एक छोटा पदाधिकारी उसमें था। तो उसके उन्हीं दौरान फिर जयप्रकाश जी के आंदोलन गुजरात से और बिहार से शुरू हो गया और वो भी एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का आंदोलन था जिसमें लोकदल भी शामिल था। बल्कि बिहार में तो हम मेन अपोजिशन पार्टी थे कर्पूरी ठाकुर जी की वजह से। जी। तो धीरे धीरे उन आंदोलन में हमारी रुचि होने लगी। उस समय हालांकि चौधरी साहब नेता प्रतिपक्ष थे यूपी में, तो उनका आना सीमित होता था। ठीक है। लेकिन जो उनका दिल्ली में रहना सहना हुआ, हम उनके करीबी कार्यकर्ता के रूप में उनके संपर्क में। जी। तो आपकी पहली मुलाकात चौधरी साहब से कब हुई थी और उसका अगर आपको कुछ याद हो तो? चौधरी साहब से हम यूपी निवास में मलिक साहब के साथ मिले थे, वो हम लोग के सीनियर थे। जी। मैं, राजेंद्र चौधरी जी। और कई लोग, और कहने की दोहराने की जरूरत नहीं है, उनकी सादगी ईमानदारी के चर्चे हमारे इलाकों में फैली थे। जी। और प्रोमिनेंटली जो रूरल इकोनॉमिक्स है उस पर जो बोलते थे, बताते थे, डिस्पैरिटीज बिटवीन द विलेज एंड द सिटीज बताते थे। जी। वो हमें प्रभावित करती थी एज ए सोशलिस्ट वर्कर। सोशलिस्ट वर्कर आपने कहा? तब थे हम। जी। अभी मैं अब भी सोशलिस्ट। जी जी जी। तो चौधरी साहब का समाजवाद को लेकर क्या रुख था? नहीं, चौधरी साहब स्वभाव से समाजवादी थे। ठीक है। लेकिन वो लेवल नहीं लगवाते थे समाजवाद का। उनके चारों तरफ समाजवादी थे। मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडीज, रवि राय, राज नारायण, कर्पूरी ठाकुर, मामा बालेश्वर दयाल, कितने नाम हैं। अकेले चौधरी साहब थे जो गांधीयन थे और ये सारे लोग भी गांधीयन थे, लेकिन ये सोशलिस्ट लेवल के थे। जी। अच्छा, तो चौधरी साहब गांवों से आते थे, ये जैसे कहते हैं, तो फार्मर्स पे काम करने के लिए वो इतने इच्छुक क्यों थे, या फार्मर्स के प्रोस्पेरिटी के लिए? नहीं, वहाँ पे ब्रिटिश, उन्होंने अंग्रेजों की लड़ाई में हिस्सा लिया। जी। और इंडियन इकोनॉमी पर्टिकुलरली जो गांव थे वो बर्बाद हो चुके थे। 1947 से लेकर के 1964 तक, उससे पहले भी गांव कॉलोनी बन गए थे शहरों की। जी। और हिंदुस्तान कॉलोनी बन गया था ब्रिटिश के। तो जितने नेचुरल रिसोर्सेज थे सब खत्म हो चुके थे। जी। आपको सरप्राइज होगा कि गेहूं, चावल और चीनी 1964 तक जू की तू जस की तस विदेश से आती। और अगर समुद्री जहाज 2 दिन लेट हो गया तो देश में मोरलेस स्टारवेशन जैसी स्थिति हो जाती थी। तो चौधरी साहब गांव को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। चौधरी साहब का ऐसा भी मानना था कि विकास के जितने भी साधन हैं वो शहर में एकत्रित हो रहे हैं और गांव भी शहरों की कॉलोनी बन गई। और उनका खाली किसानों तक भी नहीं था, उनकी वेदना आर्टिजन्स की भी थी। जो गांव के आर्टिजन्स वो कुम्हार के धंधे के लिए भी चिंतित थे, वो तेली के धंधे के लिए चिंतित थे, वो जो कपड़ा बनाने वाला वीवर है, जुलाह, उसके रोजगार के लिए भी चिंतित थे, वो शू मेकर के व्यवसाय के लिए भी चिंतित थे। उनका कहना था जो काम हाथ से हो सकता है, एंड दिस इज गांधीयन प्रिंसिपल, उसके लिए मशीन की जरूरत नहीं है। और गांव जब स्वावलंबी होंगे तब किसानों को उनकी फसलों के दाम मिलेंगे और आर्टिजन्स की ट्रेड में जो लगे हुए हैं वो गांव में स्वावलंबी होंगे, तब गांव जो है ग्राम स्वराज गांधी का कंप्लीट होगा। जी। तो चौधरी साहब की ऐसी कौन सी किसान नीतियां थी खास तौर पे जो उस समय सबसे आपको लगा हो कि रेलेवेंट है, जिन्होंने काफी, जिसकी वजह से किसानों का उद्धार हुआ? पूरा दर्शन था, उनकी कोई एक नीति नहीं थी। जी। अब तो किसान आंदोलन की एक मांग है एमएसपी की। जी। चौधरी साहब तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाले नहीं थे चौधरी साहब। जी। लाभकारी मूल्य दो। जी। रिन्यूमरेटिव प्राइसेस दो। और कई अवसरों पर वो लगातार उन्होंने इतना लिखा बोला है जी।
कोई पढ़ने वाला समझने वाला हो जी तो उनका अल्टरनेटिव प्लान था बाकायदा इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए। जैसे वो बोलते थे, हमें बताते भी थे कि जब देश आज़ाद हुआ पहली पंचवर्षीय योजना बनी, सरदार पटेल की भी मृत्यु हो चुकी थी और कांग्रेस में प्रो रूरल, प्रो एग्रीकल्चर, प्रो विलेज जो लीडरशिप थी कांग्रेस में नहीं थी। कांग्रेस बेसिकली वाज अर्बन ओरिएंटेड लीडरशिप पार्टी। बिल्कुल। चौधरी चरण सिंह थे इन इलाकों में और वो तकलीफ के साथ कहते थे कि 1952 में 35% एलोकेशन हुआ था एग्रीकल्चर के लिए जी और इंडस्ट्री के लिए हुआ था 15% जी पहले प्लान में। पहले प्लान में। सरदार पटेल जरूर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रोपेगेटर थे। उनकी मृत्यु हो जाती है 50 में, फिर 57 में घट गया, फिर 62 आते आते एग्रीकल्चर पे हो गया 15% और इंडस्ट्री पे शिफ्ट हो गया 35%। जी तो बहुत हल्ले मचे चुके। तब भी PL 400 से भी हमें खाना पड़ा, PL 400 से, जी। बहुत खराब गेहूं था जी और जवाहरलाल बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा करके, मैं उनकी नीयत पर शक नहीं करना चाहता, लेकिन वो फेल हो गए। उन्होंने बड़े बांध बनाए, बड़ी इंडस्ट्री बनाई स्टील की, ये वो सब, लेकिन भारत की जो गरीबी थी दिन पर दिन बढ़ती चली। 1966 में जब शास्त्री जी बने हैं तब MSP पहली बार लागू हुई है। हालांकि चौधरी साहब MSP के कंसेप्ट को भी ठीक नहीं मानते। जी उनका कहना था इनको लाभकारी मूल्य दो। और 1964 में अपनी मृत्यु से पहले मैं जवाहरलाल की इसमें तारीफ करना चाहता हूँ, उन्होंने संसद में स्वीकार किया कि जो नेशनल प्रोग्रेस के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो क्राइटेरिया हमने चुना था वो ठीक नहीं था और एग्रीकल्चर पर जो हमने कम ध्यान दिया वो हमारा गलत था। ये उनका भाषण है जी लोकसभा के शुरुआती फेजेस में जो था। तो फिर भी अगर आपको कोई एक ऐसी नीति याद आती हो जिस पे फोकस्ड आज भी जो रेलेवेंट हो किसानों के लिए, जो बहुत जरूरी है। वो गांव को इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बनाना चाहते, अब तो गांव बचे ही नहीं। बिल्कुल। उनका बड़ा भारी कंसेप्ट सब बोलते थे, गांव वो कस्बे संपन्न हैं, वो शहर संपन्न हैं जहाँ के इलाके का किसान संपन्न। जी आप मुजफ्फरनगर में शामली जाइए, आप कैराना जाइए, आप मुजफ्फरनगर जाइए, आप बागपत जाइए, आप गाजियाबाद आइए, आप बुलंदशहर जाइए, यहाँ के किसान चूंकि संपन्न है, बाजार में रौनक है। आप और थोड़ा आगे निकल जाइए, दिन भर 2-4% मुश्किल से जो कंज्यूमर है वो आता है शहर में। जी तो उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो खाली किसान तक ही नहीं थी, वो उससे व्यापार को भी संचालित करते थे। जी लेकिन वो गांव को छोटी छोटी चीजों के लिए गांव के लोगों को शहर में न जाना पड़े, एक। दूसरा जो प्रायोरिटीज हैं वो अर्बनाइट ना हो। स्कूल गांव में क्यों नहीं खुलने चाहिए बढ़िया, अस्पताल गांव में क्यों नहीं खुलने चाहिए बढ़िया, जी सड़कें गांव की क्यों नहीं होनी चाहिए बढ़िया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गांव पे क्यों नहीं ज्यादा खर्चा होना चाहिए। तो जो अर्बनाइजेशन था उसके भी वो पक्षधर नहीं थे, गांव और शहर के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, ये उनका कंसेप्ट। अच्छा, जो लैंड रिफॉर्म्स उन्होंने यूपी में करवाए थे उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो थी बेसिकली बड़े बड़े जमींदारों की, बड़े बड़े वकीलों की, उन लोगों की पार्टी थी। गांधी जी जब आते हैं जी तब कांग्रेस का थोड़ा सा स्वरूप बदलता है। जी वो 2014-15 में चंपारण जाते हैं, वहाँ नील की खेती करने वाले किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। सरदार पटेल जो है खेड़ा के किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, वो भी आपसी बढ़ी हुई है उसको लेकर के, और एक दो लड़ाई और लड़ी जाती है, बाकी तो लैंड रिफॉर्म, किसान हित, ये फ्रीडम मूवमेंट में लुप्त थे। बिल्कुल। चौधरी चरण सिंह जब बनते हैं रेवेन्यू मिनिस्टर जी, तो वो निजी बातचीत में बताते थे कि पंत जी ने उनको फ्री हैंड दिया था, और कई जगहों पर जब जमींदार कब्जा नहीं दे रहे थे, जमींदार माने बिग लैंड रोड, 10-20-50 बीघे वाला नहीं, तो पुलिस का भी इस्तेमाल चौधरी साहब ने किया। गाजीपुर के कई किस्से सुनाते थे। ऐसे इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म देश में कहीं नहीं हुआ जी। और उसी का कारण है कि लैंड डिस्प्यूट
ये जो अपने नक्सलाइट्स हैं तो यूपी में कहाँ, बिहार में कितने हैं, बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कितने हैं, राजस्थान में के भी एक हिस्से में है आदिवासी वाला, कलकत्ता पूरा जल के राख हो गया। तो चौधरी साहब की जो लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड टू द पुअर, उसकी वजह से जो नक्सलवादी हैं, जो वर्ग संघर्ष है, जो क्लास स्ट्रगल है, वो यूपी में नहीं। जी अच्छा, वामपंथियों द्वारा और कुछ समाजवादियों द्वारा भी ये आरोप लगाया जाता है कि चौधरी साहब कुलकों के सर्वहारा थे, सेवियर थे। इस पे आपकी क्या राय है, और उन्होंने छोटे किसानों के लिए क्या किया? नहीं, वो गलत है। छोटे बड़े किसान तो उनके खिलाफ थे चूंकि लैंड रिफॉर्म हुई। जी, ये आरोप को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। उन्होंने तो जो भूमिहीन किसान थे उनको जमीन दिलाई, जो लैंडलेस थे उनके पट्टे उन्होंने कराए, तो कुलक के कैसे हो सकते हैं? हाँ, पश्चिमी यूपी हरियाणा में थोड़ी सी संपन्नता किसानों में आई थी और वो उनको मोहब्बत भी करते थे और उनके स्पोक्समैन भी थे। लिहाजा जो वामपंथी और कुछ समाजवादी भी थे जो उनको खाते पीते हुए किसानों के प्रतिनिधि मानते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जी, वो किसान को एक क्लास के रूप में मानते थे। उसमें छोटे बड़े का उनका नहीं था, बल्कि जो छोटे किसान हैं उनके प्रति सवाल उठाने की जो मुद्दे थे उनके पास और ज्यादा थे। जी, तो कई बार चौधरी साहब पे जातिवाद का आरोप भी लगता है, इस पे आपकी? इससे भद्दा आरोप कोई और हो नहीं सकता। और क्या आरोप लगाए? चौधरी साहब पे कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा? नहीं। कभी परिवारवाद का लगा? नहीं। कभी संपत्ति अर्जित करने का लगा? बस एक ही जातिवाद का। जी, चौधरी चरण सिंह जाति के विनाश के सबसे बड़े प्रवर्तक थे। वो अपना नेता किसको मानते थे? महात्मा गांधी। दूसरा नेता किसको मानते थे? स्वामी जी को, सहजानंद इनको अपने स्वामी श्रद्धानंद नहीं, स्वामी आर्य समाज के जो दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी, और दयानंद सरस्वती का जो मूवमेंट है वो वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बहुत फैला। सॉरी। और जाति का विनाश हो, लड़कियों की शिक्षा हो, ये उन्होंने उनको सिखाया था। जी, चौधरी साहब ने तो जाट कॉलेज का नाम बदलवाया था। जी, जनता वैदिक इंटर कॉलेज। एक मिसाल कोई बताए कि चौधरी साहब ने अपनी जाति के लिए अलग से कुछ किया था, आपको ताज्जुब होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मणों की सभा में जाते थे। बिल्कुल। मुझे याद नहीं है अपने जीवन काल में कि चौधरी साहब कभी जाट महासभा की मीटिंग में गए या यादव महासभा की मीटिंग में गए। वो तो जाति के इतने खिलाफ थे कि उन्होंने तो किताब लिखी, जाति तोड़ो। जी, हाँ, पिछड़ी जो जातियां हैं उनका भी सत्ता में हिस्सेदारी हो, जिसको आप मंडल कमीशन कह सकते हो, जिसको आप आरक्षण कह सकते हो। बल्कि 1935 का मुझको याद है, चौधरी साहब ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी होते हुए एक प्रस्ताव रखा कि किसान जातियों को जिनके पास खसरा खतौनी के कागज हैं उनके बच्चों को 50% नौकरी आप दीजिए। फिर किसने सवाल उठाया, वाई नॉट दलित? उन्होंने कहा 25% उनको दीजिए। अगर ये कांग्रेस पार्टी ने उस समय माना होता तो जात पात को लेकर के जिस तरह की आज डिस्क्रिमिनेशन है शायद ना होती। जी, आपने 50% आरक्षण की बात करी जो उन्होंने किसान के बच्चों के लिए कहा था। तो क्या आप सोचते हैं कि वो अब भी रेलेवेंट है, होना चाहिए ऐसा कुछ? देखिए, उस बीच में हुआ क्या है कि ये स्वीकार करने में अब हमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि सदियों से भारतीय समाज जातियों में बटा हुआ। बिल्कुल। वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो राजकाज में है, बड़ी नौकरियों में है, और प्री 47 भी और बाद में। जी। तो एक तो में आरक्षण की जो व्यवस्था डॉक्टर अम्बेडकर की है, डॉक्टर लोहिया की है, चौधरी चरण सिंह की है, कर्पूरी ठाकुर की है, और अब आरक्षण के अंदर आरक्षण। जी। पिछड़ों के अंदर जो अति पिछड़े हैं, दलितों में जो अति दलित है, उनका भी कोटा होना चाहिए। अब हम इस सिद्धांत के हैं, और चौधरी चरण सिंह पिछड़ी जातियों में जाटों से ज्यादा लोकप्रिय थे, आपकी जानकारी। बिल्कुल। मैं यूपी बिहार में दर्जनों जगहों पर ये जो चित्र है जी, ये डेयरी ऑन सोन का है, बिहार का जी, 1980 का। मैं इनके साथ गया था। जिस गाड़ी से ये डेयरी ऑन सोन पहुंचे हैं जी, रास्ते में 1 घंटे का है, और उस गाड़ी के
पहिए के नीचे की मट्टी को वहाँ के किसान माथे पे लगा रहे थे कि हमारा जो पुरखा है यहाँ से गुजर रहा है, वहाँ तो कोई जाट नहीं। तो हम कैसे माने कि वो जातिवादी जी। जातिवादी वो हैं जो उन पर जातिवादी होने का आरोप लगाते हैं, क्योंकि जो एक संस्थागत ढांचा था कई सौ वर्षों का जी। चौधरी चरण सिंह ने उस पर प्रहार किया, अंबेडकर ने उस पर प्रहार किया, कर्पूरी ठाकुर ने प्रहार किया, डॉक्टर लोहिया ने प्रहार किया। तो जो स्थापित वर्ग के लोग हैं वो उनको जातिवादी कहते हैं। जी। और इससे रिलेटेड एक पॉलिटिक्स का सवाल ये था कि चौधरी साहब ने जगजीवन राम जी को क्यों प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया और मोरारजी देसाई कैसे उस रेस में आगे निकल गए? असल में वो दुर्भाग्यपूर्ण चैप्टर है जी। एक तो चौधरी साहब का राष्ट्रीय राजनीति में आना बहुत देर से हुआ जी। वो 74 के बाद ही आए। उस समय तक मोरारजी भाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे और जगजीवन बाबू बहुत सक्सेसफुल और काबिल डिफेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों की ज्यादा बड़ी पहचान है। यद्यपि 77 में चौधरी चरण सिंह समर्थक सांसदों की संख्या 100 से ऊपर थी जी। और चौधरी साहब जो हैं अचानक बीमार होकर लोहिया अस्पताल में भर्ती हो गए थे। तो मोरारजी भाई को चाहने और मानने वालों की तादाद कम थी जी। ज्यादातर लोग जगजीवन बाबू के पक्ष में थे, इंक्लूडिंग जेपी और कुछ हमारी पार्टी के समाजवादी जी। और जनसंघ के लोगों को भी कोई ऐतराज नहीं था जी। उसके पीछे शायद एक मंशा ये भी रही होगी जो 20-25% देश की दलित आबादी है उसको कांग्रेस पार्टी से छीना जाए। तो उन दोनों के बीच में संग्राम चलता रहा। फिर बाद में आचार्य कृपलानी और कुछ लोग लगे इस काम पे। जगजीवन बाबू ने आपातकाल का प्रस्तावक थे वो कि इमरजेंसी लगाई जाए। ठीक है। तो एक सवाल ये उठा कि जितने भी एमपी जीत करके आए थे और हमारे जैसे कार्यकर्ता वो सब लोग थे जो इंदिरा गांधी की जेल में रहे थे। तो जो व्यक्ति प्रस्तावक था फिर उसको प्रधानमंत्री बनाओ तो नीतिगत चेंज तो कुछ होगा नहीं जी। ये प्रचार गलत है कि कोई जातीय विद्वेष के चलते उन्होंने ऐसा किया जी। बल्कि चौधरी साहब जगजीवन बाबू के साथ काम करने में ज्यादा कंफर्टेबल थे देन मोरारजी जी। तो उस समय के काफी और लीडर्स हैं जिनका आपने कई बार नाम लिया, चौधरी साहब उन सबसे कैसे अलग थे? देखिए सबसे बड़ा तो ये था 47 के बाद ही परिवार राजनीति में हावी होने लगे। मोरारजी भाई के यहाँ कांति देसाई थे जी। जगजीवन बाबू के यहाँ सुरेश राम थे, किसी और के यहाँ कोई और थे। इसमें तो समाजवादी नेता जो थे अपवाद थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अपवाद थे, चौधरी चरण सिंह अपवाद थे जी। चौधरी अजीत सिंह जी यहाँ रहते ही नहीं थे जब तक चौथा प्राइम मिनिस्टर बने। बिल्कुल। इसलिए इन पे ये आरोप नहीं लगता। दूसरा उनका जो रोजमर्रा का जीवन था जी। उन्होंने कभी 5 स्टार होटल में दिल्ली में खाना नहीं खाया। कैन यू इमेजिन? उस समय भी कांग्रेस के नेता और अब भी रोज पार्टियां 5 सितारा होटल में होती उस संस्कृति के ही खिलाफ थे। उनकी जो सादगी थी और उनकी जो ईमानदारी थी वो सब नेताओं से उनको अलग रखती जी। जैसे आज हम देखते हैं कि कॉरपोरेट किसानी और खेती में अपना इन्वॉल्वमेंट चाहता है, उस टाइम भी क्या ऐसा था? और अगर ऐसा था तो क्या चौधरी साहब इसके विरोध में थे? नहीं, 1991 के बाद जब ये नई आर्थिक नीति आई हैं तो जब बाजार के हाथ में निर्णय सब चले गए जी, तब ये फर्क हुआ है जी। चौधरी साहब के टाइम में जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे और पूंजीवाद का उतना इफेक्टिव विकास में नहीं था जी। टाटा, बिरला, मोदी, डालमिया, गिने चुने 5-7 नाम थे और ये इनमें से कई के परिवार तो आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी के भी समर्थक थे जी। तो चौधरी साहब का के टाइम पर पूंजीवाद का इतना विकास नहीं था और गांव से छोड़ करके शहर में मजदूरी करने वालों की तादाद भी उस समय इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अब हो गई। ठीक है। तो पर अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो क्या वे कॉरपोरेट का किसानी में एंट्री को लेके विरोध करते या? हाँ बिल्कुल करते जी। वो गांव को भी मैंने आपसे पहले ही बताया ऑटोनोमस चाहते थे और पूंजी निवेश कृषि में हो लेकिन वो पूंजीपतियों की शर्त पे ना हो।
जी। जैसे पंजाब में जो आलू बोने वाले किसान हैं, उनसे कई संस्थाओं ने, विदेशियों ने संपर्क किया, आप आलू बोइए, हम लेते हैं। लेकिन वो किसानों की शर्तों पर होना चाहिए, नोट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और कॉर्पोरेट्स एक्ट। जी। इसी से रिलेटेड एक सवाल था कि किसान यूनियन चौधरी साहब के बाद में बनी, और किसान यूनियन के बाद हमने 2020-21 का किसान आंदोलन भी देखा और 1988 की बोट क्लब रैली भी देखी। तो गैर राजनीतिक रूप से किसानों को संगठित करने का चौधरी साहब का क्या? कई बार हम चौधरी साहब से कहते थे कि साहब किसान संगठन बनना चाहिए जी। तो लोक दल का कोई किसान संगठन नहीं था, आप जानकारी जी। करीब पार्टी सारी किसानों की है, तो किसान संगठन बना क्या एक। दूसरा, रैली जो हमारी हुई थी 1978-79 में जी। वो अब तक की भारत की सबसे बड़ी रैली थी, और वो सॉलिडरिटी सारे देश के किसानों की चौधरी चरण सिंह के लिए, कैसे गांव के एक रिप्रेजेंटेटिव को आउट ऑफ पावर कर दिया, जबकि हम सब लोगों ने उसके कहने से जनता पार्टी को वोट दिया जी। तो वो लूटे हुए पिटे हुए अपने आप को महसूस करते थे। तो उन्होंने चौधरी साहब की सॉलिडरिटी में वो रैली करी थी। और मुझे सौभाग्य, मैं मेरी बहुत उम्र थी, मैं भी मंच पे था। जी जी। तो उसके 3 दिन बाद ही मोरारजी भाई का निमंत्रण आ गया कि आपके बगैर ये पार्टी नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी, और आप जो है इसको ज्वाइन कीजिए। तो ये तो किसानों ने पहली बार अपनी ताकत का इजहार किया। चौधरी साहब पहले जन आंदोलनों के पक्षधर्मी नहीं थे, बल्कि खिलाफ थे। लेकिन धीरे धीरे जब वो कुछ समाजवादियों ने भी उनको रेडिकलाइज किया इस मामले में, और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, फिर एक माया त्यागी कांड हुआ था उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें उन्होंने हमें तिलक लगा के खुद जेल भेजा था। उसमें मधुली में जेल गए, रवि राय गए, शरद यादव गए, मुलायम सिंह यादव गए, और बहुत सारे नेता गए। उनके घर से जत्थे जाते थे। उनका पहला आंदोलन था चौधरी साहब का। और भी फिर बाद में जो आंदोलन थे उनका वो समर्थन करते रहे। लेकिन उनकी मान्यता एज ए कांग्रेसमैन ये थी भी देश आजाद हो गया है और अपनी समस्याओं को हम अपने तरीके से हल करें, सरकार से पूछें। हाँ, जो भी है बताए, सहयोग करें। इवन देयर जी। तो 2020-21 में किसानों के 3 कृषि कानून आए। नहीं, आपने पहले किसान यूनियन का पूछा। चौधरी साहब को बीमार हो गए थे जी 1986 में। जी। पैरालिसिस हो गया उनको। और शामली के पास एक गांव में किसान विरोध कर रहे थे। किसान बढ़ी हुई फसल, बढ़ी हुई जो थी बिजली दरों की, उसमें कई किसान मारे गए जी। और उसमें महेंद्र सिंह टिकैत जो थे उसका संचालन कर रहे थे या नेतृत्व कर रहे थे। तो तभी महेंद्र सिंह टिकैत का जन्म हुआ है और तभी किसान यूनियन का जी। और एक चीज और रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, चौधरी साहब के जीवित रहते हुए चौधरी देवीलाल हों, कुंभाराम आर्य हों, प्रकाश सिंह बादल हों, उसको भी मैं अपनी सेक्ट का मानता हूँ जी, सभी चौधरी साहब के साथ थे। कोई किसान यूनियन नहीं थे किसी भी राज्य में, खास तौर से उत्तर भारत के राज्य। अब ये जो किसान हो के ये चले हैं सवाल जी, मैं उसको चौधरी चरण सिंह के द्वारा जो छेड़े गए और छोड़े गए सवाल थे उसी की अभिव्यक्ति मानता हूँ। उन्होंने जितना लिख पढ़ दिया था जी, उसी का प्रभाव था और उन्हीं का प्रभाव क्षेत्र है पंजाब। आपकी जानकारी के लिए प्रकाश सिंह बादल, तोड़ा और तलवंडी वो इनके इतने करीबी थे जितने हम पश्चिम के लोग। ऐसे हरियाणा में तो ये आंदोलन भी उसी बेल्ट में ज्यादा इफेक्टिव है जहाँ चौधरी चरण सिंह का जन आधार मजबूत है। पर अगर ये 2020-21 के हम कृषि कानूनों को लें तो अगर चौधरी साहब होते या उस वक्त ये कृषि कानून आए होते तो क्या चौधरी साहब इसका समर्थन करते या विरोध करते? नहीं, क्या राय रखते? चौधरी साहब ऐसे, देखिए, एक तो मंडी वाले पर चौधरी साहब ने एक पेपर तैयार किया था जी। तो उस समय किसानों के एक बड़े नेता सर छोटू रामटी थे जी, और वो यूनियनिस्ट पार्टी के लीडर थे। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को भेजा था जी कि जो चरण सिंह नाम का नेता है उसने जो मंडी के कानून को लेकर किया है उसकी कॉपी लेकर आओ। तब वो हरियाणा में और यूनाइटेड पंजाब में वो रिफॉर्म लागू हुए थे। ये करिश्मा था चौधरी चरण सिंह।
जी, तो फिर भी अगर आपको एक उसमें कहना हो कि विरोध होता, किसानों पक्ष होता, के या किसानों एनालाइज नहीं, करते चौधरी अच्छी साहब तरह। इसका विरोध करते, लेकिन चौधरी साहब के विरोध करने का एक तरीका था। गांधी जी जब जाते हैं चंपारण में तो पूछते हैं कि नील की खेती का इकोनॉमिक्स क्या है, कितनी बुआई होती है जी, अंग्रेज कितना ले जाता है, इनको कितना मिलता है। तो आपको ताज्जुब होगा, एक भी नेता को पता नहीं, न राजेंद्र बाबू को न किसी और को। चौधरी चरण सिंह किसी भी सवाल को उठाने से पहले उसकी इकोनॉमिक्स देखते थे। वो ऐसे नहीं, भाई कल को आह्वान कर दो जो सब किसान यूनियन वाले करते ना, पढ़े लिखे तरीके से अपनी बात रखते थे कि ऐसा क्यों। फिर वो आंदोलन, जब जैसे मायात्यागी कांड था, उन्होंने पूरी उसकी लगाई। फिर और भी कई आंदोलन हुए उनके नेतृत्व। तो एमएसपी को लीगल गारंटी बनाने के पक्ष में वे अब होते बात तो उससे ऊपर 101%। जी, 4 लाख से ज्यादा किसाने आत्महत्या कर चुके। बिल्कुल। 21 लाख करोड़ रुपए भारत के किसानों पर कर्जा है बैंकों का। जी, हिंदुस्तान के एक किसान पे 1,31,000 रुपए औसतन कर्जा बैठता है। जी, और भुखमरी से और कर्ज वसूली को लेकर के जो इस समय कई राज्यों में, खास तौर से कर्नाटक, संपूर्ण महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के 1 लाख किसानों ने आत्महत्या करने का भी वो किया। अभी बागपत के एक गन्ना किसान ने आत्महत्या की। जी, सिसोली गांव के एक किसान ने आत्महत्या की। पंजाब हरियाणा की, यानी कि बीमारी हमारी राज्य तक पहुंच गई। तो चौधरी साहब होते तो एमएसपी को क्यों, ये भी गलत प्रचार है। शांता कुमार जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, वो कृषि मंत्री भी थे यहाँ, उन्होंने बताया कुल 14% किसान जो हैं वो एमएसपी में प्राप्त कर पाते हैं, बाकी तो बाजार में बिकती है। कौन से सन अब इस वक्त तक? जो 5-6 साल पहले तो 5-6 साल पहले। अच्छा, अब ये भी प्रचार गलत है। मैं कल भी एक टीवी चैनल पे था, अगर 100 मन किसान के पैदा हुआ है, 50 तो वो खाएगा। सही बात है। उसका जो बटाईदार है कुछ उसको देगा जी, कुछ अपने बीज के लिए रखेगा, और जो गुजारे के लिए बचा है उस पर वो एमएसपी देगा। तो 100 के 100 मन पे नहीं एमएसपी हम मांग रहे हैं। बिल्कुल। 14% कुल किसान की जो गेहूं है, चावल है, उस पर एमएसपी मिलती है। तो ये प्रचार भी सरकार का गलत है। इसलिए चौधरी साहब होते। अब ये बताइए, ये घड़ी है जी, ये 5,000 रुपए की है, क्या 4900 रुपये को दे सकता है? क्या नहीं। इसकी एमआरपी तय है, तो किसान की भी एमएसपी तय है। उससे कम पे अगर कोई लेता है तो सरकार को कानून बनाना चाहिए, वो अपराध होगा। जी, चौधरी साहब भी चाहते हैं और हम उनके शिष्य हैं, हम भी चाहते हैं। जी। तो साउथ के जितने राज्य हैं, क्या वहाँ के किसानों में भी चौधरी साहब का प्रभाव था? और अगर था तो इसका आपको ताज्जुब होगा जान करके, जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था जी, उसमें जो लीडर ऑफ द अपोजिशन था 77 में, 80 में, वो लोकदल का था, डॉक्टर गोटू लाचन्ना। और जब तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है तो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मैं भी गया था गुंटूर में, वहाँ जहाँ सबसे ज्यादा ये पैदा होता है तंबाकू, तो चौसा वहाँ भी उतने लोग पी गए थे। कई एमएलए हमारे वहाँ पर थे, आंध्र प्रदेश से चेन्नई में। और चौधरी चरण सिंह के जनता पार्टी में रहते हुए एचडी देवागौड़ा उनके सबसे बड़े समर्थक थे। देवराज अर्थ लोकदल ज्वाइन करने वाले थे। शरद पवार उनको अपने गांव ले गए, मैं भी साथ गया था। वो जो अपना नेता था इसका, जिसने प्याज का आंदोलन लड़ा था, जोशी, शरद जोशी, वो अपने आंदोलन में अहमदनगर ले गया था। कई लाख किसान इकट्ठा हुए थे। तो चौधरी साहब के पश्चिम यूपी या नॉर्थ इंडिया तक नहीं थे। उसमें साउथ में प्याज के किसानों की, अहमदनगर, नासिक, पुणे में मैं उनके साथ गया। और मैं उन राज्यों, तो चौधरी साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, जो उससे पहले तो यूपी में ज़्यादा समय गुजरा उनका, तो तमाम देश के किसान उनको देखना चाहते थे। हमारी किसान रैली में अंडमान निकोबार से लोग आए थे। तो उनका बिल्कुल एक देशव्यापी उस तरह का हो गया था। जी।
अच्छा, वामपंथी और चौधरी चरण सिंह की जो किसान नीति थी, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या था? देखिए, उनका ये था, कार्ल मार्क्स का कहना है, ऑल द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन विल बी ऑन्ड बाई सोसाइटी, सरकार। जी चौधरी साहब का कहना था ऐसा हो ही नहीं सकता। जी जब उन्होंने सहकारी खेती का विरोध किया है नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में, उसके पीछे उनका यही कहना था, जो निजी स्वामित्व की इच्छा और प्रवृत्ति है किसान की, उसको काम नहीं करने देगी जब कलेक्टिवली इस तरह से काम होगा। आज सोवियत संघ में जो सोशलिज्म या कम्युनिज्म में फेल ही हो गया। बिल्कुल। चौधरी चरण सिंह वाज करेक्ट एंड माय लेफ्टिस्ट फ्रेंड दे वर रॉन्ग। जी देवर। तो एक सवाल ये है कि आज और हिस्सों के, भारत के और हिस्सों के मुकाबले केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश तक चौधरी साहब का जो इन्फ्लुएंस था वो कैसे सीमित हो गया, या आपको लगता है कि सीमित हो गया? दो कारण हुए जी। एक तो अनफॉर्चुनेट डिवीजन ऑफ लोकदल जी, और एक चौधरी साहब की मृत्यु। तो 1986 में जब बंटवारा हुआ है मुलायम सिंह जी का और अजीत सिंह जी का, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। जी। उसमें जाट वर्सेस यादव भी हो गया, वो और भी दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। एक दूसरा देवीलाल वर्सेस चौधरी अजीत सिंह हो गया। जी। तो हरियाणा के किसानों का संपूर्ण हिस्सा उनके साथ चला गया और ये जन आधार फिर कर्पूरी ठाकुर जी अलग हो गए। जी। तो मैं उसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ लोकदल के इतिहास में, और जो चौधरी साहब के मानने वाले लोग हैं उनकी आस्थाओं पर इससे बड़ा प्रहार नहीं हो सकता। और मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, चूँकि चौधरी साहब के बेटे चौधरी अजीत सिंह जी हैं, उनके विरुद्ध बोलने का मेरा प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन ऐसा कोई नेता नहीं उस समय था जो मिला कर रखता। जी। आज के किसान आंदोलनों को या किसानों को चौधरी साहब से क्या सीख लेनी चाहिए? अनुशासन। अनुशासन। जी। और उस वक्त ऐसे कौन से नारे थे जो पॉपुलर थे चौधरी साहब के, जो आज भी यूज हो सकते हैं बेसिकली? कोई नारा आपको ध्यान आता हो? नारे जो थे, जी, जो किसान की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। ठीक है। टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये नारे लगते थे। जी जी। पूंजीवाद के खिलाफ भी इसके स्वर सुनाई देते थे। जी। और जो ग्रामीण वो है, जो किसान की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। तो चौधरी साहब के अलावा जमाने में वो करता ही नहीं था। जी, सही बात है। अच्छा, आज के नीति निर्माताओं और राजनेताओं को खास तौर पे चौधरी साहब से किसान के मुद्दों पे क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, एक तो अब तो कोई किसान नेता है नहीं, वैसे माफ करना जी। कोई कहीं भी धरने पे बेवजह बैठ जाएगा, ये चौधरी साहब की इकोनॉमिक्स का हिस्सा नहीं। जी। पहले पढ़ो, फिर ड्राफ्ट तैयार करो, फिर सरकार को दो, फिर सरकार से बहस करो, सरकार से उसको मनवाओ। जी। ये था चौधरी साहब का। जी। अब वो किसी को न ड्राफ्ट देते हैं न कुछ करते हैं, अगले दिन धरने पे बैठ जाते हैं। उनकी मांग सही होते हुए भी समाज के ये एक बड़ा हिस्सा उनसे नाराज और खिलाफ हो जाता है। चौधरी साहब का कोई आंदोलन ऐसा नहीं था जिसमें कोई उनके खिलाफ भाई मैं अगर कम कहूँगा तो नाराज हो जाएंगे। मैं तो 1 करोड़ मानता हूँ उस किसान रैली में थे जो इंडिया गेट पर। जी। एक मूंगफली भी किसी ने नहीं उठाई। अब तो आते हैं तो लूटपाट होती है। आए और लोग चले गए, चूंकि वो आइडियोलॉजी के बहुत कमिटेड क्राउड हो गया था। वो एग्रेसिवनेस थी किसानों की, भाई हमारे नेता को जिसकी वजह से जनता पार्टी बनी उसे आउट ऑफ पावर क्यों कर दिया? वाज आवर ओनली रिप्रेजेंटेटिव। इतना गुस्सा दिखाए थे। लेकिन एक मूंगफली का दाना भी किसी दुकानदार ने दबा करके यहाँ पे अपना माल बेचा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये था चरण सिंह का अनुशासन, जो अब नहीं। और लेगेसी उनकी आपके हिसाब से आज कम है, बड़ी है या कायम है? नहीं, लेगेसी मैं मानता हूँ उनकी समाप्त नहीं हुई है। जैसे जो किसानों के सवाल हैं, पिछड़ी जातियों के सवाल हैं, वो जस के तस है। और सामाजिक न्याय का सवाल जो सबने उठाया था, उसका आरक्षण का सवाल, वो सबसे प्रखर आज है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संख्या बढ़। तो
उत्तर भारत में जहाँ जहाँ आंदोलन चल रहे हैं, चरण सिंह के लोग ही तो आंदोलन कर रहे हैं। नीतीश कुमार कौन है, मुलायम सिंह यादव कौन है, अखिलेश यादव कौन है, ओम प्रकाश चौटाला के बच्चे कौन है, सब उस चरण सिंह परिवार के लोग हैं। जयंत चौधरी कौन है? जी, अगर ये लगभग आखिरी सवाल है कि अगर आज चौधरी साहब जिंदा होते तो कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी, एक्शन या ऐसा कोई प्लान होता उनके दिमाग में जो आज की किसानों की बेहतरी के लिए वे इस्तेमाल करते, तो वे किस पे सबसे अपना मुख्य फोकस किस पे रखते? चौधरी साहब एक तो इरिगेशन के बड़े भारी समर्थक थे। जी, आज भी 45% के करीब लैंड इरिगेटेड। जी, उनका कहना था कि एक योजना ये बननी चाहिए कि 100% जमीन जो है इरिगेटेड हो जाए। जी, कितना उत्पादन बढ़ेगा। जी, हालांकि उनका एक सपना आज कामयाब हो रहा है। मैं एक कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा हूँ जिसमें सारे देश का अनाज इकट्ठा होता है। आपको प्रसन्नता होगी, और ये चरण सिंह के विचार की जीत है। जी, गेहूँ दुनिया में नंबर 2 के उत्पादक, जी, चावल दुनिया में नंबर 1 के उत्पादक, चीनी दुनिया में उसके सबसे बड़े उत्पादक। जी, और आज हम मंगाते नहीं हैं, आज हम बाहर भेज रहे हैं। ये है चरण सिंह का स्वावलंबी भारत। किसानों ने और जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने मिलकर के ये काम किया। अफसोस ये है इसको सरकारी संरक्षण उस तरह से प्राप्त नहीं है। चौधरी साहब होते तो उनको सरकारी संरक्षण भी प्राप्त होता इन संस्थाओं को। जी। अच्छा, कोई चौधरी साहब से जुड़ा हुआ किस्सा या कोई ऐसा वाक्य जो आपको आज भी बहुत ज्यादा याद आता हो? हमें तो पल पल याद आती है। इतना समय तो हमारा अपने पिताजी के साथ ही कुछ। जी, दिन भर वो अच्छी बातों की सीख हमें देते रहते। चरित्रवान बनो, ईमानदार बनो, जहाँ पैदा हुए जो रूट्स हैं उसको कभी मत भूलो। जी, तो वो हमारी तो उम्र के लोग, अब वो भी सब 70+ हो गए और विभिन्न राजनीतिक दलों में हो गए। जी, अब जो बड़ा सवाल किसान के साथ साथ उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों में जो चेतना है वो भी चरण सिंह जी की लाई हुई है। का 1977 से पहले कोई भी बैकवर्ड कास्ट का आदमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना। बिल्कुल। बिहार में कर्पूरी ठाकुर, वहाँ पे उड़ीसा में नीलमणि राउतराव, और 77 की आप लोकसभा देखिए उसमें 70-80 MP बैकवर्ड किसान जातियों की, पिछड़ी जातियों की, जिनका रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं। जी, तो चौधरी साहब ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देकर के इन किसान जातियों को, जो छोटी किसान जाति उसमें ऐसा भर दिया है कि वो आग खत्म होने का नाम ही नहीं दे रही। जी, मैं इसका क्रेडिट भी चरण सिंह जी को दूंगा लोहिया के बाद। जी, ये लोहिया ने शुरू किया था और लोहिया और चौधरी साहब कंटेम्प्रेरी एक ही युग के। जी। तो क्या इंदिरा गांधी जी के साथ चौधरी साहब का जाना उस वक्त गलती मानते हैं आप? क्या वो गलती थी एक राजनीतिक तौर पे? भाई चौधरी साहब भी एक ऐसे इंसान थे जो जिनकी मेहनत की कमाई बर्बाद हो रही थी। मुरारजी भाई को, चौधरी चरण सिंह को क्यों मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए? ऐसी एहसान फरामोशी भी, माफ करना, बड़े नेता हैं वो मुरारजी भाई इतिहास में, जिस तरह से उनको मंत्रिमंडल से निकाला था सिर्फ और सिर्फ चरण सिंह जी की वजह से वो प्रधानमंत्री बने। चौधरी साहब का एक बयान था, उसको लेकर के उनको कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, कोई इरेगुलरिटीज फाइनेंशियल नहीं थी, कोई इनकॉम्पिटेंसी नहीं थी। आप बैठ के बात करते, और जब वो बीमार थे तो इंसान के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में उन्होंने फैसला किया। कोई भी भला आदमी होगा, जेंटलमैन होगा, उसके साथ अगर व्यवहार खराब होगा तो रेस्पॉन्ड करेगा। जी, तो साहब ने वही किया। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी इंटरव्यू